गुड मॉर्निंग, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसको अपन फील कैसे करें। जैसे मान लो दो वस्तुएं पड़ी हैं, इनके बीच ग्रेविटेशन अट्रैक्शन लग रहा है ना, आकर्षण बल लग रहा है, पर मान लो इसको अपन छोड़ दें ऐसे, तो क्या वो पास आती हैं? क्या नहीं आती। तो फिर अपन इसको कैसे बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स है? बोल सकते हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ जो फोर्स है वो क्या था, F = G m1m2/r² है। G बहुत छोटा है, G कितना 6.67 10⁻⁻11, बहुत कम है। तो G बहुत कम है तो फोर्स की अधिक होने के लिए मास बहुत अधिक होने आवश्यक है। मास बहुत अधिक होंगे, बहुत भारी पार्टिकल होंगे, तो वहां फोर्स आपको चलते हुए भी दिखाएंगे वस्तुओं को। जैसे मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये वस्तु है, इसको मैं छोड़ता हूं तो वस्तु नीचे गिर रही है ना। किस कारण से गिर, क्या ऊपर तो जा रही है? क्या ये ऊपर नहीं जा रही है? ये ऊपर क्यों नहीं जा रही है? नीचे क्यों आ रही है? नीचे इसीलिए आ रही है क्योंकि पृथ्वी जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, 6×10⁻24 उसकी घात के रूप में उसका द्रव्यमान होता है। तो हमने बोला F = G m1m2/r² में F अधिक से अधिक होने के लिए मास बहुत अधिक होना आवश्यक है। अब जो वस्तु यहां पर नीचे की तरफ गति कर रही है, वो क्यों गति कर रही है, उस पर क्या ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा वहां इन्फ्लुएंस था, क्या ऐसा प्रभाव था जिससे कि वस्तु ने बल अनुभव करके पृथ्वी के सेंटर की तरफ चलना शुरू किया। उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, वो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो क्या प्रत्येक द्रव्यमान युक्त वस्तु की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी वस्तु को रखने पर वो बल का अनुभव करती है, तो उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अब उसको मापने के लिए हम एक विशेष प्रकार की राशि का उपयोग करते हैं और उसको हम नाम दे रहे हैं प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। इसका संकेत अपन लेंगे EG, ठीक है बेटे। इसकी एक सामान्य से परिभाषा है, वो क्या है? एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल EG कहलाता है। EG मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे मैं ये कह दूं कि m0 द्रव्यमान पर बल जो लग रहा है वो Fg है, तो एकांक द्रव्यमान पर कितना बल लगा? Fg/m0। तो इसी को ही हम कहते हैं, यही EG है बेटा जी। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही EG है। तो यहां से हमारे पास EG का फॉर्मूला बन गया। EG बराबर है Fg/m। इसी फॉर्मूले से अगर मुझे बल ज्ञात करना हो प्यारे बच्चों, तो Fg यहां पे क्या बन गया? m × EG बन गया। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही शानदार जानदार है। इस फॉर्मूले में देखो यहां स्मॉल m ये क्या है और EG क्या है? स्मॉल m वह द्रव्यमान है जिस पर बल ज्ञात करना है, या आप नोट कर लेंगे, वह द्रव्यमान जिस पर बल ज्ञात करना है। और EG जहां स्मॉल m को रखा गया है उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता, वो अभी अपन सीखेंगे किस प्रकार से ज्ञात करनी होती है, वो अभी अपन सीख लेंगे। ओके, तो हम यहां पर ये बात करते EG क्या था, क्लियर। अब इसको मापना कैसे है, तो हम क्या करते हैं, इसे बल माप लेते हैं पहले और द्रव्यमान कितना उसको माप लेते हैं। मान लो 2 kg बल लगा 10 न्यूटन, 2 kg बल लगा 10 न्यूटन, तो एक पे कितना लगा? 10/2 5। तो जो 5 है वो 5 ही क्या, उसी को हम कहते हैं EG। बात समझे ना? तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब सुनो जी, अब मैं यहां बात करता हूं, देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट फर्स्ट देखें इसमें आप, पहला पॉइंट कि यह है एक सदिश राशि है।
राशि कैसी बेटा, एक सदिश राशि है। अब सदिश दिशा होगी, इसकी दिशा अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, देखो Eg बराबर था Fg अपॉन m, m द्रव्यमान है, अदिश होता है। जब m यहाँ पे अदिश है, Fg बल है, ये सदिश है, तो इसमें जो बल की दिशा है वही किसकी होती है, Eg की दिशा होती है। इसका मतलब वस्तु स्मॉल m पे लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा ही Eg की दिशा को होता है। इसका मतलब ये हुआ दिशा इसकी किस तरफ हुई, ग्रेविटेशन फोर्स की दिशा के अनुदिश। कैसे, देखो मान लो यहां पर कोई मैंने द्रव्यमान रखा है कैपिटल M, ठीक है बेटा। अब ये द्रव्यमान चाहे कम है ज्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, उनका भी द्रव्यमान होता है। एक लकड़ी है, कोई पत्थर है, कुछ भी है, उनका भी द्रव्यमान होता है। हर पदार्थ जिसमें द्रव्यमान है, चाहे वो हल्का है चाहे भारी है, अपने सराउंडिंग में, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में एक विशेष प्रकार का इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, और उस इन्फ्लुएंस को ही हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, और माप रहे हैं उसको अपन Eg से। तो देखो अभी इस m ने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रखा है, बात सही है। उसको मापना है तो अपन ने क्या करा, यहां पर एक द्रव्यमान रख दिया m नोट। अब इस m नोट को रखते ही इसने बल किस तरफ अनुभव करा, तो इसको छोड़े अपन तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इस तरफ आएगा ना। तो ये बेटा जी Eg, ये Fg सॉरी ये इसमें ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन है। यदि मैं इसको O पॉइंट मान लो, इसको P मान लो, तो P से O की तरफ बन गया ना। और इसलिए जब P से O की तरफ इस पे ग्रेविटेशन फोर्स है, तो इसमें तो Eg है ना, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता, वो भी कैसी आपकी P से O की तरफ ही होती है। इसका मतलब Eg की दिशा की अनुदिश होती है। एक बात और लिख दूं कि Eg जिस द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, उसके केंद्र की तरफ दिशा जो है ना, वो किस तरफ, उसके सेंटर की तरफ है। ये m यहां पर उत्पन्न कर रहा है, तो ये उत्पन्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसके सेंटर की तरफ है। अब इससे मान लो मैं इसको यहां मान लो, पॉइंट को यहां मान दो, इसके सेंटर की तरफ है, यहां मानता हूं तो इसके सेंटर की तरफ है, यहां तो इस तरफ, यहां तो इस तरफ, यहां तो इस तरफ, यानी इसके आप क्या बताओगे, देखो यहां होने पे इसकी तरफ, तो जैसे मास यहां रखा है मैंने, तो इसमें हर तरफ से, चारों तरफ से अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं त्रिज्यीय अंदर की तरफ होना, रेडियली इनवर्ड होना, ये इसकी विशेष दिशा होती है। ठीक है बेटे, तो ये पहला काम होगा। दूसरा देखो, इसमें अपन याद करते हैं इसका यूनिट और इसका डायमेंशन, मात्रक और विमा पर निकालते हैं। तो मात्रक की बात करता हूं तो फोर्स आप जानते हो, देखो फोर्स जो आपका Eg है वो Eg है क्या, देखो फोर्स बाई मास, बस इसी से ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करें इसका यूनिट। दो मात्रक हम हमेशा लिखते हैं, SI और CGS। SI में कौन सा, बल बटा द्रव्यमान, तो न्यूटन पर केजी, और इसमें CGS में लिखना हो तो प्यारे बच्चों ये बन गया आपका डाइन ग्राम पर ग्राम, कोई इश्यू नहीं है। यदि आपको इसकी निकालनी हो डायमेंशन, तो डायमेंशन मैं यहां लिख देता हूं, देखो Eg का डायमेंशन किसका कितना हुआ बेटे, जो फोर्स का डायमेंशन था M1 L1 और T-2 अपॉन मास M1, M से M कैंसिल हो गया, तो ये L1 T-2, ये इसकी डायमेंशन आ गई। तो आप ये देख सकते हो इसमें कि Eg का डायमेंशन और सामान्य जो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन, और एक है ना गुरुत्वीय त्वरण, यानी सामान्य त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तीनों के मात्रक और विमीय सूत्र एक समान है। क्लियर, तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका बन गया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, और उसमें हम लेते हैं बेटे जी कि बिंदु द्रव्यमान के कारण Eg कितना होता है उसका अपन सूत्र भी उत्पन्न करेंगे। तो जैसे कि ये मान लो कोई पॉइंट O है, यहां रखा हूं एक स्मॉल m कैपिटल M द्रव्यमान, इसको मैं कह रहा हूं पॉइंट मास, बहुत छोटा द्रव्यमान है कोई, इसकी डायमेंशंस बहुत छोटी हैं, और इसके सेंटर से r दूरी पर इस पॉइंट पे हमें Eg का वैल्यू फाइंड करना है।
अब ये मैंने अभी बताया कि इजी जिसने उत्पन्न करना होता है हमेशा उसके सेंटर की तरफ ये इजी है। अब इसने इजी उत्पन्न कर तो रखा है पर उसको अपन मापें कैसे, उसके लिए अपन यहाँ पर एक द्रव्यमान रखते हैं एम नॉट। इस एम नॉट ने कितना फोर्स यहाँ पर फील करा उसको लेता हूं तो ये मान लो फोर्स इसका है एफ जी। तो अभी हमने पढ़ा था इजी की डेफिनेशन के अनुसार इजी है क्या, एफ जी बटा एम नॉट, है ना। इस एम नॉट ने कितना फोर्स उत्पन्न करा है, कितना फोर्स अनुभव करा है, उसी को तो कहते हैं। अब बताओ बेटे जी एफ जी क्या था, इन दोनों के बीच से ग्रेविटेशन फोर्स क्या लिखूं एफ जी का मान, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया इसका अपॉन मास एम नॉट, ये एम नॉट था, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ गई आपको देखो जी एम बाई आर स्क्वायर। ये है पॉइंट मास द्वारा उत्पन्न ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये है किस तरफ, ओ से ये पॉइंट पी मान लो, ओ से पी की तरफ है, पी से ओ की तरफ है। यहां जो अपन लिखते हैं आर वेक्टर आर के, वो तो आपका ओ से पी की तरफ दिखाता है। जो इसकी दिशा है ना बेटे, यहाँ जो दिशा इसकी है वो है देखो पी से ओ की तरफ दिख रहा है, जबकि हम लिखते हैं आर केप, आर केप तो ओ से पी की तरफ है। तो आर केप तो ये तो है ना, ये आप जो ये कह रहे हैं ये तो है आपका ओ टू पी, तो हमें तो क्या पी से ओ चाहिए, तो क्या दिशा आ गई माइनस आर केप के अनुसार आ गई ना। इसलिए वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखोगे इजी को, तो हम इसमें लिखें देखो जी एम बाई आर स्क्वायर और माइनस का आर केप, माइनस आर केप, क्लियर। तो माइनस को आप आगे ले आओ तो जी एम बाई ये आर का स्क्वायर और ये आर केप है, या तो इसको आर केप पे रखो या बदल लो इसको वेक्टर फॉर्म में। तो आप जानते हो वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ये है एकांक सदिश जो है क्या सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें यहां लिखोगे तो देखो भी माइनस जी एम बाई आर का स्क्वायर इंटू आर अपॉन ये आर, तो इसको सॉल्व करने पे माइनस का जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये इसका बन गया सदिश रूप। क्लियर। तो यहां तक आपको बातें बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। जिसे अपन ने ज्ञात कर ली है, इसका मान भी ज्ञात कर लिया है, तो जो बेसिक फॉर्मूला इसका है ना इजी का जी एम बाई आर स्क्वायर, परिमाण आप इसे आराम से फाइंड कर सकते हो, जिसे अपन ने इसे याद कर ली है। तो अब हम इस सूत्र का फिर बड़े प्रश्नों में सॉल्व करने में उपयोग करेंगे। तो यहां तक की पूरी कहानी को थोड़ा सा पीछे चल करके आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रिंट निकाल लें बेटे, ताकि बार बार आपको लिखना नहीं पड़े, समझे। एक पेज पूरा होने के बाद स्क्रीन को पॉज करके और प्रिंट निकाल लिया करो, जिससे कि आपका समय लिखने में ज्यादा खराब नहीं हो। तो पॉइंट मास का अपन ने इजी ज्ञात किया बेटे, जो फॉर्मूला दिखा था उसमें डिपेंड किस पे कर रहा है, जिस मास द्वारा उत्पन्न हो रहा है उस मास के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इजी हमने ज्ञात किया बेटे, इस इजी की हम बताएं आपको निर्भरता, डिपेंडेंस। तो देखिए भाई इजी डिपेंड कर रहा है दो चीजों पर, एक तो है इजी मास के समानुपाती, दूसरा है इजी समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर, दो तो है। ये प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, मास के तो प्रोपोर्शनल हो गया, और इसमें ग्राफ बनाओगे इजी वर्सेस स्मॉल आर तो ग्राफ बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें देखो यहां से यदि आर को अपन 0 कर दें तो आर को 0 करने पर इजी कितना है, इनफाइनाइट है, लगभग अनंत हो गया, और आर के अनंत होने पर इजी कितना हुआ, 0। और आर को जब इंक्रीज करते हो तो प्यारे बच्चों इजी कैसा होता है, डिक्रीज। ये मालूम चल गया आपको, ग्राफ आराम से बना सकते हो। अब हम लेते हैं देखो इसमें अगला पॉइंट, जो भी आपने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, अब मैं लेता हूं पॉइंट नंबर 4, और वो है बेटा जी अध्यारोपण के सिद्धांत से इजी नेट ज्ञात करना। एक तो ध्यान रखें हमेशा कि अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है ना वो सदिश राशियों के लिए लागू होता है। जैसे बल सदिश राशि है, इजी भी सदिश राशि है, तो उस पर लागू हो जाएगा। जैसे अब मान लो यहाँ पर ये हमारे पास कई पार्टिकल हैं, इसका मास है मान लो m1, इसका मास है m2, ये कौन सा मान लो m3, और हम लोगों को यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूं, मुझे इस बिंदु P पर क्या करना है,
तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसके भी स्टेप बिल्कुल फिक्स है। यहाँ तीव्रता ज्ञात करने के स्टेप बिल्कुल फिक्स है। जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, सबसे पहले उस पॉइंट को जिन कणों से उत्पन्न हो रहा है उनसे स्ट्रेट लाइन से मिला दो। मिलाओ भाई। अब ये डिस्टेंस यहां तो मैं दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी अपने आप ही। क्लियर। अब जो इस फर्स्ट पार्टिकल यहां पर जो EG है वो इस तरफ है, उसको मैं कह रहा हूं EG1। इसका फॉर्मूला कितना है, Gm1/r1²। अब इसको मिलाओ इससे, ये डिस्टेंस मान लो बेटा R2, इसका EG इस तरफ हो गया, अपने जिस मास से उत्पन्न होता है हमेशा उसके सेंटर की तरफ, ये EG2 बन गया। इसका निकालना, इसको मिलाओ, इसके भी सेंटर की तरफ, ये आपका हो गया EG3। अब ये जो EG1 EG2 ये सब किसी एंगल पे होंगे, पर ये सब वेक्टर हैं, इसलिए इनका जो नेट याद करोगे तो प्यारे बच्चों EG नेट अध्यारोपण के सिद्धांत से कितना हो जाएगा, EG1 प्लस EG2 और प्लस EG3। और इन सबको अपन जोड़ डालेंगे, जोड़ेंगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा। अब इनके बेस पे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। अभी हमें एक पॉइंट और पहले डिस्कस कर लेता हूं, 5वां पॉइंट, और वो है बेटे शून्य तीव्रता बिंदु, या इसी को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। शून्य तीव्रता बिंदु या उदासीन बिंदु। शून्य तीव्रता, जहां तीव्रता शून्य हो। न्यूट्रल पॉइंट, जहां किसी कण को रखने पर वो न्यूट्रल रहे, उदासीन रहे, मतलब गति ना करे। गति तभी करेगा जब उसमें बल लगेगा, यानी बल नहीं हो। तो ऐसा अंतरिक्ष में या स्पेस में ऐसा स्थान जहां पे किसी वस्तु को या द्रव्यमान को रखने पर वो किसी प्रकार का बल अनुभव नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो ध्यान दें इसमें, अभी हमने पढ़ा था Fg = m × Eg। तो हम कह रहे हैं उदासीन बिंदु का मतलब होता है जहां पे फोर्स कितना जीरो हो। अब फोर्स जीरो है, मास तो हमने रखा है ना, तो फोर्स की जीरो होने का मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट पे जो न्यूट्रल पॉइंट, आप इसको मैं न्यूट्रल पॉइंट कह रहा हूं, इस न्यूट्रल पॉइंट पे Fc कितना जीरो होता है। और Fc जीरो होने का मतलब है वो तभी पॉसिबल है या तभी साकार हो सकता है जब वहां पर Eg भी कितना, शून्य है। अब ये जो पॉइंट अपन ले रहे हैं वो दो कणों के निकाय के लिए ले रहे हैं। मान लो ये पार्टिकल M1 है, दूसरा पार्टिकल है M2। तो इन कणों के निकाय के लिए जिनके बीच की डिस्टेंस आपको दी जा रही है, मान लो मैं इसको D दे रहा हूं आपको, ये आपको दे दी गई है, और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर नेट तीव्रता शून्य हो सकती है, या जहां पे किसी अन्य कण को रखने पर वो किसी प्रकार का बल अनुभव नहीं करता है। उस पॉइंट को बताइएगा। M1 से वो कितना दूर है, M2 से कितना दूर है, ये दूरी अपने को पूछ ली जाएगी। तो देखो मैं इसे मानता हूं कि M1 से x दूरी पर तो टोटल d डिस्टेंस थी ना, तो M2 से इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, d - x। या बेटा जी इस x को मान लो यहाँ पे R1, इसको मान लो बेटा जी R2, और आप जानते हैं R1 और R2 का योग कितना d है। ये तो फिक्स है कि R1 + R2 तो कितना d है, वो तो मालूम है अपने को। अब अपने को इसमें ये देखना है कि इसकी शर्त क्या थी। तो स्मॉल m पे फोर्स जीरो हो, तो स्मॉल m पे एक तो M1 का फोर्स है, इस तरफ देखो, उसको मान लो मैं यहाँ पर F1 फोर्स। इसी स्मॉल m पे M2 का फोर्स है, इसको मैं कह दूं कौन सा फोर्स बेटा जी, F2। अब ये दोनों फोर्स कैसे 180 पे तो हैं, अपोजिट तो हैं। अब शून्य होने के लिए शर्त क्या है कि दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। तो अब इससे आपको बातें चली पता। तो F1 और F2 का मान क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, F1 F2 बराबर होने ही चाहिए, भी अपोजिट तो है। तो शून्य होने के लिए इन दोनों को अब बराबर होना पड़ेगा। तो F1 का मान लिखूं, तो F1 तो इनके बीच का फोर्स है ना, तो देखो G M1 स्मॉल m by R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू G M2 स्मॉल m अपॉन R2 का स्क्वायर। अब इसमें से G और स्मॉल m ये तो कैंसिल हो गए। अब मैं इस R1 को यहां ला रहा हूं और ये अलग से बन गए, M2 को यहां ला रहा हूं नीचे। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए R1 का स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया प्यारे बच्चों M1 by M2। यदि इसका अपन रूट लेंगे, इसका वर्गमूल अपन करेंगे, तो वर्गमूल करने पर ये बन गया, देखो दोनों पे रूट लगा दूंगा, ये लो। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू रूट M1 रेशियो रूट M2। यानी R1 R2 को किस रेशियो में आप प्राप्त करेंगे,
द्रव्यमानों के वर्गमूल के समानुपाती ये होंगे। अब जैसे मुझे R1 अगर प्राप्त करना है तो R1 मेरे पास कितना देखो आया, ये निकालना है। तो इसमें रेशियो मान लो रेशियो 2:3 है, तो अपन क्या लिखते हैं 2 अपॉन उनका अनुयोग। तो यहाँ तो अपने पास कौन सा रूट m1 है बेटे, ये तो हो गया इसका रेशियो और इनका योग, यानी क्या लिख दूं देखो रूट m1 प्लस रूट m2। अच्छा R1 R2 का टोटल कितना था, ये d था, इस टोटल d को अपन डिवाइड कर रहे थे। अब देखो मैं इस रूट m1 को यहां से ले जा रहा हूं नीचे, तो d अपॉन, ध्यान करें अब इस रूट m यहां नीचे लाऊंगा तो ये पूरा का पूरा यहां से मूव होते हुए इसके नीचे आएगा। तो रूट m1 बाई रूट m1 प्लस रूट m2 बाई m1, तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी 1 प्लस रूट m2 बाई m1। ध्यान करो आप देखो वैल्यू हमारे पास, इसको मैं आगे पीछे करता हूं तो मेरे पास वैल्यू ये आगे देखो रूट m2 बाई m1 प्लस 1, ये R1 की वैल्यू है। इसी तरह से इसमें R2 पर फाइंड करेंगे तो R2 का वैल्यू आ जाएगा R2 इज इक्वल टू D अपॉन रूट ऑफ m1 बाई m2 प्लस 1। तो जो रिजल्ट आपको मिला है उसमें एक बहुत खास सुंदरता आपको दिख रही देखो, और सुंदरता इस बात की इसमें कि अगर आप R1 निकाल रहे हैं तो जो नीचे वाले पोर्शन में फॉर्मूला क्या है D अपॉन रूट m2 बाई m1 प्लस 1, इसको आप याद कर लें ऐसे। देखो चाहे R1 का फॉर्मूला हो चाहे R2 का हो, आपने इसका फॉर्मूला बनाया तो वहां क्या D2 सॉरी D टोटल अपॉन है ना, तो उसमें यदि R1 आपको निकालनी है तो जो इसका मास था R1 वाला यानी M1 उसका भाग देना आपने को डिवाइड करना है, और R2 फाइंड करनी है तो आपको R2 को डिवाइड करना है। इस तरह की छोटी छोटी बातें अपने को काम में लेते हुए प्रश्नों को अंजाम तक ले जाना है। अब हम इनके जो फोर्थ जो पॉइंट है और फिफ्थ है इनके सीधे क्वेश्चन अभी करेंगे, और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है वो भी आपको हम बता देते हैं। बढ़े आगे बेटे, तो आ जाएं क्वेश्चन देखें अपन इसके। अब इसको भी पूरा एक बार थोड़ा सा बैक चल करके और इसका प्रिंट निकाल लें बेटे, ताकि आगे जो क्वेश्चन अपन करें सब साथ साथ हो जाएं। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए पहले हम एक दो क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन देखें भाई, ये एग्जाम्पल 9 और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन 35, ये हम बता रहे हैं आपको। उसमें क्वेश्चन लिखा है कि 100 kg और 10,000 या 10 की पावर 4 kg कि दो पार्टिकल परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो छोटी वस्तु से कितनी दूरी पर इजी यानी परिणामी तीव्रता शून्य होगी। या लिखे आएगा कि वहां किसी स्मॉल एम को रखने पर या द्रव्यमान को रखने पर अनुभव किया गया बल शून्य होगा, ऐसे लैंग्वेज लिखी आएगी। तो अब पूछा कि हल्के वाले से दूरी कितनी है, यानी आपको इससे दूरी ये वाली फाइंड करनी जहां पर नेट इजी 0 हो जाए, जिसको अपन कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो आर आपको निकालनी, इससे निकालनी, तो आर का R1 कितना देखो आया, टोटल डिस्टेंस कितनी है D 1 मीटर अपॉन रूट ऑफ, जिससे डिस्टेंस फाइंड करनी उसका मास आपको डिवाइड करना है। कितना देखो ये है 10 की पावर 2 और यह 10 की पावर कितना 4 प्लस 1 है ये। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे 10 की पावर 4 10 की पावर 2 करो कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर देखो बोलो 10 की पावर यहाँ बचा, तो लिख देता हूँ बेटे यहाँ पर एक बार, ये 1 अपॉन रूट ऑफ 10 की पावर 2 प्लस 1, ये बन गया 100 का रूट कितना होता है 10, 10 प्लस 1 बेटा 11। तो इसको सोल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/11 मीटर हो गया। अब इससे पूछता ना डायरेक्ट निकालना होता कि R2 भारी वाले से कितनी दूरी पर है, तो आपने टोटल डिस्टेंस लिखनी पड़ती है 1 रूट ऑफ, अब R2 से डिस्टेंस तो R2 का आपको डिवाइड करना है, तो 10 की पावर 2 यानी कर दूं उसको 100 अपॉन कितना 10,000 प्लस 1,
अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ देखो ये कट गया, देखो इससे 1/100, उसका रूट कितना है देखो 1/1/10 + 1। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया आपका एलसीएम 10, 1 + 10 11, 11/10 कर दो इसको रिवर्स तो 10/11 मीटर, ये इसका आंसर बन गया। अब प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो आप खुद कर लेना बेटे, और वो क्वेश्चन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये आप सेल्फ कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं जो अध्यारोपण के सिद्धांत की मैं 3 प्रश्न आपसे करवा रहा हूं, उनको देखें। तो कौन कौन से क्वेश्चन है उनको पहले देख लें, फिर अपन साथ ही उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो है बेटा जी एग्जाम्पल 12, जिसमें आपको दे रखा है इस तरह से कोई वर्ग है एक, जिसकी भुजा है ए और इसका ये कोना है ए, इस कोने को कहा जा रहा है बी, और ये कोना है सी और ये ओ कहा जा रहा है। ए बी सी पर मास रखे हुए हैं स्मॉल एम और स्मॉल एम। फिर क्वेश्चन कैसा है आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद देखो ये एग्जाम्पल, ये जो आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसको देखें। उसमें आपको दे रखा है एक समषटभुज, जिसका ये कोना ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इन 4 कोनों पे स्मॉल एम द्रव्यमान रखे गए हैं। रख दिए, बहुत बढ़िया। अब इसका सेंटर O है, आपको फिर यहां पूछा कि इसके सेंटर पर परिणामी तीव्रता कितनी है, इसका मान ज्ञात करना है। एक प्रश्न फिर मैं और ले रहा हूं, वो एग्जाम्पल कौन सा है देखो, वो है एग्जाम्पल 11। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उसमें ये कहा गया है कि 2 पार्टिकल जिनके मास हैं 90 kg और 160 kg, ये परस्पर 5 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि 90 kg से 3 मीटर की दूरी पर और 160 से 4 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपने को नेट तीव्रता ज्ञात करनी है। ये 3 प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो उन तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें देखो, इसमें सबसे पहले अब इजी कैसे आपको फाइंड करनी है उनके स्टेप, जैसे अपन ने फोर्स सीखा था वैसे आप इसके भी स्टेप सीख लें। ओके, तो ये हमने बेटा सीख लिया था। अब अपन आते हैं दूसरे में क्वेश्चन में। तो अब ये 3 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अपन देख ले साहब। तो जब भी आपको अब अध्यारोपण के सिद्धांत से इजी ज्ञात करना है तो अब उसके स्टेप, जैसे अपन ने ग्रेविटेशन फोर्स ज्ञात किया था उससे यहाँ पे स्टेप कुछ कम ही है। तो स्टेप क्या देखो, पहला स्टेप है कि जिस बिंदु पे आपको इजी फाइंड करना है, सबसे पहले वो बिंदु देखो, तो यहाँ इस बिंदु पे निकालना है, यहाँ इस बिंदु पे निकालना है, यहाँ इस बिंदु पे निकालना है। वो तो प्रश्न में दिया होगा। अब क्या करें, जिस बिंदु पे इजी निकालना है सबसे पहले उस बिंदु को शेष जितने भी द्रव्यमान हैं उनसे सरल रेखाओं से मिला दो। जैसे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और इनकी डिस्टेंस निकाल लो। अब ये वर्ग है तो a है, ये भी a है, a और a 90 पे कितनी √2a। इसमें आ जाओ, इसको मिलाओ, ये यहाँ निकालना है। मास केवल यहाँ है, यहाँ 4 कोणों पर है, तो इसको मिला दिया, ये मिला दिया बेटा, ये मिला दिया, ये मिला दिया। अब एक्चुअली ये क्या है, एक एक समषटभुज है, और समषटभुज में इसकी दर की भुजा a। समषटभुज में 6 बनते हैं समबाहु त्रिभुज। अब जैसे ये पूरा कोण 120 का है, ये बना 60, ये भी 60। अब इसके 60 होने पे 60 ही बना, तो समबाहु त्रिभुज बन गया ना। इसलिए ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a होगी, सब a डिस्टेंस, सारी भुजाएं, सारे ये दूरियां कैसी a डिस्टेंस की हैं। तो देखो अब इसको यानी यहाँ निकाला था ना, तो ये डिस्टेंस ये सब आपको मिल गई। पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसमें आ जाओ, यहाँ इस बिंदु पे ज्ञात करना है, 2 द्रव्यमान यहाँ और यहाँ है। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है देखो कि इस बिंदु पे ज्ञात करना है, तो ये मास था, इसको मिलाया, डिस्टेंस मालूम है। इसको भी ये मास यहाँ है, इसको मिलाया, इससे डिस्टेंस मालूम है। 2 मास है, नंबरिंग कर दो, मान लो 1 2, तो ये बन गया आपकी R1, ये बन गया देखो R2।
ऐसे इन सारों में भी आप जितने पार्टिकल नंबरिंग करके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाओ, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया ना, जहां ज्ञात करना था वो देख लिया, इसको अन्य जो पार्टिकल थे उनको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और सारी दूरियां निकाल ली। अब क्या करते हैं, अब हमको वापिस वही काम करना है, सदिशों के योग संबंधी नियमों का उपयोग करते हुए परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे यहां ज्ञात करना है तो नंबरिंग वो तो पहले से मैं जानता ही हूं, 1 2 और 3। चाहो तो स्टेप वापिस फटाफट लिख दो। पहला स्टेप क्या है, जिस बिंदु पे आपको इजी याद करनी है सबसे पहले उस बिंदु को अन्य द्रव्यमानों से सरल रेखाओं से मिलाएं, वह दूरियां ज्ञात करें। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा, अब उस बिंदु पर जितने पार्टिकल हैं उनको नंबरिंग करते हुए सभी की इजी ज्ञात कर लें। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा है सदिशों के योग संबंधी नियमों का उपयोग करते हुए परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लें। दैट्स ऑल। आ जाओ, यहां पे याद करना है तो ये पहला पार्टिकल है, इसका इजी इस तरह पे कितना इजी है, मास m है, तो अभी अपन ने पढ़ा था ये था gm/a², इसको मैं e मान रहा हूं बेटा। क्लियर। अब जितना यहां पे इस थर्ड का देखो, इसका भी इस तरफ है, जिस इस तरफ हुआ ना कितना, इसको भी मैं e लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो ये gm/a² ही है। तो देखो यहां इस थर्ड वाले का इस तरफ eg और इस फर्स्ट वाले का eg समान है और दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इन दोनों का तो नेट कितना आया, √2e आ गया बेटा। तो इसका खेल खत्म, बचा कौन सा, ओनली ये स्मॉल m। अब ये डिस्टेंस अलग है तो इसका जो e है उसको मैं कह रहा हूं e डैश, इन दोनों का तो आया √2e, इस वाले का बना कौन सा, e डैश। अब दोनों कैसे बेटाइए, √2e और e डैश समान दिशा में है, तो आपने पढ़ा दो असमान या असमान परिमाण के सदिश समान दिशा में हो तो उनका परिणामी कितना होता है, दोनों के योग के बराबर। तो ऐसे केस में अब इसका जो e नेट हुआ वो क्या हुआ, √2e प्लस e डैश, इनके मान रख दो। √2e, e क्या था, ये इस वाला ही देखो gm/a² प्लस e डैश, e डैश है इस वाले स्मॉल m का यहां पर e, तो फॉर्मूला क्या, gm/r², तो gm/r, r क्या है, ये दूरी √2a, इसका स्क्वायर तो 2a², कॉमन ले लो, तो gm/a² आप कॉमन ले लें बेटे जी, तो यहां से हमारे पास रहा √2 + 1/2, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ऐसे इसको देखें, अब यहां पे आपको इजी निकालना है, तो देखो यहां पर इस पॉइंट पे इस वाले फर्स्ट वाले का इजी इस तरफ, इसका इजी इस तरफ, दोनों देखो यहां मास वही है, दूरी वही है, तो यहां अगर इसको e मानता हूं, इसको मैं e कहता हूं, दोनों कैसे हैं 180 पर, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर अपन देखें तो इस वाले में इस m का इजी इस तरफ, इसका इजी इस तरफ, दोनों किस कोण पे हैं, 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पे है तो नेट कितना हुआ, बहुत सरल सा प्रश्न हो गया, इजी नेट बराबर, गौर करें अच्छे से, देखो बेटे जी √3 × e, क्योंकि 60 डिग्री पे दो सदिश समान परिमाण के 60 डिग्री कोण पे हो तो नेट होता है 1 का √3 गुना। अब ये चीजें वेक्टर वाले में हैं, इन सबको बहुत अच्छे से समांतर चतुर्भुज के नियम को बड़े अच्छे से वापस एक बार रिवाइज कर लो, वो क्वेश्चन में काम आता ही रहता है। तो √3 × e क्या था, वो था इस एक का यहाँ पर इजी, दूरी कितनी स्मॉल है, क्या लिखूं बेटे, gm/a², बढ़िया, ये काम भी हो गया। अब इसमें आ जाओ, अब देखो ये 90 kg है, पर इस क्वेश्चन को जब आप देख रहे हो तो इसमें बहुत बड़ी विशेषता इस बात की है, ये दूरी 5 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, कहीं देखी से लगी हुई है ना, इस प्रकार का एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, याद करो 5 4 3, तो 4 और 3 के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, तो 4 और 3 कौन सा है, ये कोण 90 डिग्री है बेटे, कि 90 का कोण है। अब इस बिंदु पे आपको निकालना है, तो फर्स्ट है ना इसका अपने सेंटर की तरफ, ये मान लो इसमें E1, इसमें इस तरफ हो गया बेटा ये आपका E2। अब इनका मान ज्ञात कर लें, देखो E1 कितना है, E1 है g × 90, gm/r², ये है 3 का स्क्वायर 9, हटाओ कितना हुआ देखो 10, g इसको ज्ञात कर लो, इसका A2, ये g × कितना बेटा 160/4 का स्क्वायर कितना 60, हटाओ इसको, तो ये भी आपका हो गया 10g। तो देखो अब ये भी इधर भी 10g, इधर भी 10g, 10g किस एंगल पे, देखो 90 पे, तो नेट कितना हुआ √2 गुना, इसलिए इसका आंसर आ गया बेटा E नेट बराबर √2 × 10g। अब इसको सॉल्व कर दो, 1.414 × 10 × 6.67 × 10⁻11, इन सबको सॉल्व करोगे तो हमारे पास
ये वैल्यू 9.43 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर केजी आंसर आ जाएगा। क्यों? तो बढ़िया से 3 क्वेश्चन आपके हो गए। कर लेंगे भाई, कर लेंगे क्या? कर लिया? इसको भी स्क्रीन को पॉज करो बेटे, स्क्रीन को पॉज कर लो और इसका प्रिंट निकाल लो। ठीक है, बढ़े आगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी नीचे साइड में कहीं लिख लिया करो ताकि अपना समय थोड़ा सा बच जाए। आप अधिक से अधिक समय जो है चीजें उनको समझने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में काम में लिया करो। हाँ जी, अब लेते हैं हम अगला पॉइंट। वो है बेटे जी गोली कोष के कारण इजी, और दूसरा ठोस गोले के कारण इजी। ये मान लो गोली कोष, मास केवल इसकी सरफेस पर है, इस प्रकार से बॉल अंदर से खोखला है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, दूसरा बेटा ठोस गोला, इसकी रेडियस कैपिटल आर, तो जैसे ये मान लो एक गोले कोष है, इसका मास कैपिटल एम है, आर इसकी रेडियस है। इसी प्रकार से इसका भी मास है कैपिटल एम, आर इसकी रेडियस है। हमें यहां पर इसके बाहर के बिंदु पर, ये मान लो बाहर का पॉइंट है ए, बाहर के पॉइंट के लिए सेंटर से दूरी वो मान लें अपन स्मॉल आर ले रहे हैं। ये स्मॉल आर ए जो पॉइंट है इसमें स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ी है। इसी प्रकार से इस वाले में भी यहां पर अपन सेंटर से बाहर का कोई पॉइंट ए है, इसका स्मॉल आर वो भी कैपिटल आर से बड़ा है। तो एक बड़ी बात ध्यान रखें एक चीज कि जो भी स्फेरिकल बॉडी होती है, जैसे स्फेरिकल मतलब ओनली सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला और खोखला गोला, कोई रिंग जो वाले होती है वो स्फेरिकल यानी गोलीय सममिति वाली नहीं होती, गोलाकार आकृति वाली। जिसमें गोलीय सममिति है उसमें क्या होता है कि गोलीय सममिति की जो वस्तुएं होती हैं उसमें जब उसकी सरफेस पर या उसकी सरफेस के बाहर हम किसी भी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं तो उसकी उस वस्तु या जो बॉडी थी उसके संपूर्ण द्रव्यमान को उसके सेंटर पर केंद्रित मान सकते हैं। यानी इसको हम कहते हैं कि ऐसे में उन सब को हम पॉइंट मास, बिंदु द्रव्यमान की भांति ले सकते हैं। बहुत बड़ा स्फीयर था फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, आप जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा गति कर रहा है। जब उनकी गति का अध्ययन करते हैं तो हम पृथ्वी के पूरे मास को उसके सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं। पृथ्वी कैसी गोलाकार सममिति लिए हुए है, चंद्रमा को भी अपन वहां ले लेते हैं। तो आप देखें कि जो पृथ्वी के अगर अंदर कोई चीज गति करती है तो अंदर के लिए अपन नहीं ले पाते। मैं कह रहा हूं सरफेस या उसके बाहर की किसी घटना के लिए आप उस वस्तु के यानी पृथ्वी के सारे मास को पृथ्वी के सेंटर पे केंद्रित मान सकते हो। तो वही बात यहां ले रहा हूं कि अगर मैं इसमें यहां ज्ञात करना चाह रहा हूं, इसके पूरे मास को मैं यहां मानता हूं, जब यहां मान लेता हूं तो इस पॉइंट पे यानी यहां मान लो इसका एम, दूरी कितनी स्मॉल आर, इस बिंदु पे इसका इजी कितना हुआ अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले राउंड बाहरी बिंदु पर, जो बाह्य बिंदु है इस बाह्य बिंदु पर इसका इजी कितना होगा। तो बाह्य बिंदु बेटा इजी कितना, देखो आप गौर करें, यहाँ इसे इजी निकालो, पूरा मास यहाँ चुका, दूरी कितनी आ गई, तो इसका जो ई आउट बाह्य बिंदु पर वो है देखो जी
एम बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर उससे बड़ा हो गया। सेकेंड अपन लेते हैं बी, इसकी सतह पर तो हमने कहा सतह पे भी ज्ञात करोगे तो भी इसके पूरे मास को आप यहाँ मान सकते हो। अब सरफेस के लिए क्या हुआ, इस वाले पॉइंट, इसको मैं ए, इसको बी पॉइंट, बी पॉइंट पे क्या बेटा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। देखो इसलिए स्मॉल आर को यहां से कैपिटल आर के रूप में रिप्लेस कर दो, तो ई सरफेस इज इक्वल टू हुआ जी एम बाय आर स्क्वायर। ये देखो गुरुत्वीय त्वरण जैसा फॉर्मूला लग रहा है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई रो जी इंटू आर इस रूप में बन जाएगा। मास को आप पुट करोगे ना, ऐसा ही बन जाएगा। थर्ड, इसके आंतरिक बिंदु पे ज्ञात करना हो तो आंतरिक बिंदु पे जब इसका इजी निकालेंगे, मान लो अपने को यहां निकालना है इस पॉइंट पर, अब इसकी डिस्टेंस ये ली जाएगी, ये पॉइंट मान लो सी है, ये स्मॉल आर है, तो यहां इस पॉइंट के लिए स्मॉल आर का वैल्यू तो कैपिटल आर छोटा हो गया ना। अब इस बिंदु पे आप ज्ञात करोगे तो यहां इसका बनाओ स्फीयर, क्या इस स्फीयर में कोई मास है क्या, इसमें कोई मास नहीं, इसका मास ही कितना है, 0 है। गोले कोश में मास केवल सरफेस पे इसकी परिधि पर है, अंदर कोई मास नहीं है, तो मास के न होने पर इसमें ई भी कितना होता है, नहीं होता है तो 0 हो जाता है। इसी प्रकार से डी अपन इसके सेंटर पे ज्ञात करेंगे, तो केंद्र पर इसका ई सेंटर, ये भी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 0। तो ध्यान रखें गोलीय कोश में इसका पूरा अंदर का आयतन क्षेत्र रहित होता है, यानी इसमें किसी प्रकार की तीव्रता नहीं होती है। तीव्रता कहाँ है, इसके सरफेस और इसके बाहर है। ठीक है, अब किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, तो देखें यहां अंदर तो कुछ है नहीं, तो ग्राफ जो आप देखेंगे तो इस बिंदु पे इजी किस तरफ है, इस तरफ है। इस वाले बिंदु पे इजी कैसा है, मैंने कहा इजी हमेशा उस वस्तु के केंद्र की तरफ होता है जिस तरफ जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ ये उत्पन्न कर रहा है इसके सेंटर की तरफ है, यहाँ इसकी तरफ। अब ध्यान दो, ये दिशा किस तरफ है बेटे, ये है बाईं तरफ, और ये किस तरफ है, दाईं तरफ। तो बाईं तरफ का मतलब नेगेटिव, ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव। इसलिए बाईं तरफ होने पे ग्राफ बनेगा नीचे, मैं इसको मान रहा हूं इसकी एक्स एक्सिस, तो बाईं तरफ होने पे ग्राफ नीचे बनेगा। तो अगर सही ग्राफ बनाऊं, दिशा के आधार बनाऊं, तो डायरेक्शन के बेस पे ग्राफ बनाते हो तो अलग बनता है, और उसको ओनली परिमाण के रूप में लेते हो। मैं 2 ग्राफ बनाऊं, देखो 2 ग्राफ बना रहा हूं। एक ग्राफ तो है बेटे जी यहाँ पर ओनली इजी का मैं ले रहा हूं मोड, परिमाण। तो परिमाण के रूप में देखो यहाँ अंदर तो कोई इजी है नहीं, तो बाहर यहाँ है सरफेस मैक्सिमम और फिर घट रहा है ऐसे यहाँ पर इसका अंदर तो कोई इजी नहीं है, यहाँ इसकी सरफेस मैक्सिमम फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ये परिमाण के रूप में है। यदि इसको दिशा के साथ आप लिखते हो तो बाएं तरफ वाला बनता ग्राफ नीचे, ये वाला ग्राफ आपका नीचे बन जाएगा। यानी अब इस ग्राफ को आप शो करते हो तो मैं दूसरा ग्राफ एक और बनाऊंगा, देखो ऐसे, ये एक्सिस है। अब इस बिंदु से ग्राफ, ये आपकी डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये आर मान लो, ये स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर थी, तो स्मॉल आर होने पर यहाँ ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि बाईं तरफ है तो ग्राफ नीचे बनेगा। और ये ग्राफ यहाँ जो है ये बनेगा आपका ऊपर की तरफ। बस ये ग्राफ मैंने बिल्कुल अलग से बनाया, ये दिशा के बेस पर, यानी वेक्टर फॉर्म में एक इजी सदिश के रूप में हो तो, पर मोस्टली क्वेश्चन आपका इसी रूप में आता है, ये आप कर लेंगे। ऐसे में देखो इस वाले में बात करता हूं तो ये ए और बी सतह के बाहर के बिंदु पर और सरफेस पर तो सेम ही है। बाहर के बिंदु पर और सरफेस आप जब जी ज्ञात करोगे वहां तो वापिस वही कहानी है, पर इसके अंदर तो मास है, ये ठोस गोला है, इसके अंदर मास है वो 0 नहीं है। तो ध्यान दो भाई, इसके ई आउट तो वही फॉर्मूला है Gm/r²। इसका मैं ज्ञात करता हूं इस सरफेस, वो भी कितना है Gm/R²। अब हमको ज्ञात करना है इसमें आंतरिक बिंदु पर यानी ई इन, तो ई इन का मान हमको सीखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, देखो ए हम बता चुके हैं, बी पॉइंट आपका ये था, यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये पॉइंट आपका सी है। सी वाले में ये डिस्टेंस आप काम में लेते हो स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस स्मॉल आर कितनी, कैपिटल आर से छोटी है, इसलिए इस बिंदु पे ज्ञात करना है। तो आप बनाओ एक स्फीयर, ये स्फीयर जो है ना, ये स्फीयर ही यहाँ पर इस बिंदु पे इजी उत्पन्न करता है। यहाँ देखो ये छोटा स्फीयर बन गया जिसकी रेडियस ये स्मॉल आर है, इसका मास है मान लो कैपिटल एम डैश। तो इस बिंदु पे यानी अब ये इस छोटे वाले का सरफेस बन गया, और सरफेस पे इजी कितना होता है Gm/r²। तो बस इसी के लिए आपको लेना है, तो Gm डैश अपॉन इसको मैं स्मॉल आर ले रहा हूं, तो ये स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर वेरिएबल है, यहाँ अलग हो जाएगी, यहाँ कैपिटल आर के बराबर होगी, यहाँ कैपिटल आर से छोटी हो गई, यहाँ स्मॉल आर का मान 0 हो गया। अलग अलग बात है, सबके लिए अलग बात होती है ना, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ लिखूं, देखो ई इन हमारे पास बना
जी एम डेस बाई बोलो बोलो आर स्क्वायर। अब इस एम डेस का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो आ जाओ देखो एक तरह से आप देखो पूरे का मास कितना था कैपिटल एम 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम का मास कितना बेटा कैपिटल एम, तो 1 का निकालो कितना हुआ m बाई 4/3 पाई आर क्यूब। हमें निकालना है छोटे वाले का, इसका वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, तो उसका मास निकालना है, तो वही तो एम डेस है। एम डेस कितना हुआ देखो m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इस छोटे वाले के वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 4/3 से पाई कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू आया एम आर की पावर 3 अपॉन ये कैपिटल आर क्यूब। इसको पुट कर दो, देखो g बाई आर स्क्वायर इंटू एम आर की पावर 3 अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इसको सोल्व करने पे वैल्यू आई जी एम बाई आर, जी एम आर अपॉन आर की पावर 3। तो यहां जो इसका इजी ई इन आ रहा है वो देखो स्मॉल आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये जो ई इन है वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो आर के बढ़ने से बढ़ रहा है, और जैसे मैं इस आर को डिक्रीज करते करते सेंटर पे ले आता हूं तो सेंटर पे आते इसका 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर यदि आप याद करो तो स्मॉल आर कितना 0 हो गया, इसलिए ई सेंटर यानी केंद्र वो कितना है 0। तो इस ग्राफ कैसा बनेगा, सेंटर पे 0 है, फिर ये बढ़ेगा मैक्सिमम हो गया, फिर घट गया, ऐसा इस तरह बनाओ तो ये भी बराबर आएगा, यूं घट गया। देखो ये ग्राफ देखो आप ढंग से देख लें, सेंटर वाला पॉइंट है ये है, यहां पर स्मॉल आर इक्वल टू 0, ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर है। तो इस वाले पूरे भाग में तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ई आउट देखो, ई आउट कैसा है, वो 1 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ई इन सेंटर टू सरफेस वो है प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो लीनियरली बढ़ रहा है, रेखीय रूप से बढ़ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ आपके बनेंगे। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लो। और गोली कोस जो है ना वो तो सिंपल सी खेल क्या है कि इसके बाहर के बिंदु पे जी एम बाई छोटा आर स्क्वायर, ये भी दोनों सेम है, सरफेस पर भी सेम है, सेंटर पे सेम है, यानी आउट सरफेस और सेंटर का बिल्कुल ग्राफ या जो इसका अपन कहते हैं फॉर्मूले सब सेम है। फर्क किसका है, ई जी इन का फर्क है। तो इजी इन ठोस वाले में तो द्रव्यमान होता है तो वहां इजी होता है, खोखले में द्रव्यमान नहीं होता है, वहां पर इजी 0 होता है। क्लियर। तो अब इसके अपन क्वेश्चंस करते हैं, तो पधारें आप। सबसे पहले देखो एक तो ए जो है इसका 16, ए बोले तो स्टेज 4 का पार्ट ए। दूसरा देखो स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 27। वो दो ग्राफ हैं ये, इन दो क्वेश्चनों को आप मॉड्यूल से सॉल्व कर लीजिए, लैंग्वेज आपको वहां मिल जाएगी। अच्छा, एक फिर क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10, उसमें कह रहा कि दो ग्रह ए और बी के मास एम ए और एम बी है, त्रिज्याएं आर ए आर बी है, तो उनकी सतह पर इजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी सरफेस पर इजी का अनुपात ज्ञात करना है, पर कब ज्ञात करना है, यदि उनके द्रव्यमान समान हो या उनके घनत्व समान हो। तो देखो सरफेस पर इजी का मैंने लिखा, सरफेस पे इजी आपका जी एम बाई आर स्क्वायर, और ठोस गोला पृथ्वी के लिए जी एम बाई आर स्क्वायर। सॉरी एक बात ध्यान देना, ये इसके लिए गोले कोष में ये सही नहीं है, गलत है। ये ठोस गोले में या पृथ्वी के लिए आप इसको लगा सकते हैं जी एम बाई आर का स्क्वायर। और गलत क्यों है देखो, क्योंकि यहां तो मास केवल सरफेस पर है, यह मास सरफेस पर ही है, अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको अपन नहीं कर पाएंगे। तो जी एम बाई आर स्क्वायर इसको सोल्व करते हैं तो ये 4/3 पाई पारो जी इंटू आर ये आ जाएगा। तो उस केस में तो कोई बड़ा काम नहीं है, पहला में तो दे रखा है मास अगर समान हो तो ई जी समानुपाती बेटा जी हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। और दूसरे में दे रखा है डेंसिटी दे रखी इक्वल, तो इस इक्वेशन कैसे करोगे, तो E1 बाई E2 बराबर कौन सा R2 बाई R1 इसका स्क्वायर, ये प्रश्न हो गया बस। दूसरे वाले में बी में देखो वहां कह रहा है कि रो इक्वल है, रो के इक्वल होने पर EG समानुपाती R है, तो क्या लिखो E1 बाई E2 बराबर R1 बाई R2 हो गया बस। तो ये एग्जाम्पल 10 आप कर लीजिए। अब हम इसमें 3-4 एग्जाम्पल बहुत अच्छे करने वाले हैं।
तो इसको स्क्रीन को पॉज करो, लिख लो। फॉर्मूले बहुत बेसिक हैं। सरफेस का समान है GM बाई कैपिटल R स्क्वायर, सरफेस के बाहर है GM बाई स्मॉल r स्क्वायर, और गोले कोस के अंदर सेंटर पे 0, ठोस गोले के अंदर सेंटर पे 0 है और अंदर वाले बिंदु पे 0 है। तो देखें भाई, एक तो जो एग्जाम्पल अपन करने वाले हैं स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 9। दूसरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3, उसका क्वेश्चन है 3, वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो भाई B23, ये G-मैन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, और एक है B29, ये भी 2020 में आया हुआ प्रश्न है G-मैन में। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये 2 गोले कोस हैं, 2 गोले कोस हैं। इसका द्रव्यमान है बेटे जी M1, ये M2। इसकी रेडियस आपको दे रखी है R1, ये दे रखी है R2, और पूछा है कि निम्न बिंदुओं पर EG ज्ञात करें। तो अभी इसको सीखते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न जो है उसमें ये आपको दे रखा है एक गोले कोस, ये इसका सेंटर है, फोटो अलग है, मैं उससे अलग बना रहा हूं ताकि उसको भी आप समझ जाओ। तो वहां दे रखी फोटो पर बना रखा, मैं उसको यहां बना रहा हूं। एक गोले कोस और रखा हुआ है, ये जो बड़े वाला गोले कोस है, इस बड़े वाले गोले कोस का द्रव्यमान तो कैपिटल M है, इसकी रेडियस, ये रेडियस है वो बेटा है 4a, 4a। छोटे वाला जो है गोले कोस, इसका द्रव्यमान है कैपिटल M और इसकी रेडियस है a। उसके बाद देखो यहां एक पॉइंट दे रखा है इस सरफेस से अंदर की तरफ a दूरी पर, इस पॉइंट को P1 कह रहा हूं। एक पॉइंट यहां से इस तरफ है, वो है P2, ये भी दूरी a है। तो आपसे पूछा कि P1 और P2 पर नेट तीव्रता कितनी है, ये आपको फाइंड करनी है। उसके पश्चात जो B का 29 है उसको भी अपन देख लें। ये मास M, ये मास है बेटा 2m, ये रेडियस है a, ये है बेटा 2a। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, केंद्र से 3a दूरी पर, केंद्र से 3a दूरी पर, ये लो साहब, तो 2a है ना, यहां से 3a दूरी पर इस पॉइंट पर EG का मान ज्ञात करना है, बस तो अब हो जाएगा। वो एक क्वेश्चन B29 बहुत शानदार है, उसको भी आप करेंगे। तो देखो आपको इसमें पूछा क्या है, तो मैं पहले इस क्वेश्चन को बता दूं, तो इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आपको पूछा है P1 पर तीव्रता ज्ञात करें। फर्स्ट P1 पर नेट EG आपको ज्ञात करनी है। तो EG कैसे ज्ञात करोगे? EG तो हमेशा आता है अध्यारोपण के सिद्धांत से आता है। तो EG जैसे अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक तो गोले कोस ये और ये बड़ा गोला कोस, 2 ही तो है ना। तो इस बिंदु P1 पर इसका भी कोई E होगा और इसका भी E होगा, बस तो समझो ये EG मुझे ज्ञात करना है, तो मैं उसको केवल एक बार लिख रहा हूं, E1 प्लस E2 ऐसे लिख लो। लिख लिया। अब देखो इस पॉइंट P पर, P1 पर एक तो इस वाले का है। तो आप देखिए मैंने कहा अभी आपको कि जब भी हम किसी गोले के बाहर किसी गतिविधि को अध्ययन करते हैं तो हम उस समय इस पूरे के मास को उसके सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पूरे कैपिटल M को आप सेंटर मान लो। सेंटर मानते ही इस पॉइंट P1 पर इस छोटे वाले का EG किस तरफ है, इसके सेंटर की तरफ बन गया ना। P1 पर इसके सेंटर की तरफ इसका E बन गया, ये इसको मैं E1 लिख रहा हूं। सेकंड थिंग देखो, तो इसका E1 आ गया। E1 कितना, तो उसके लिए आपको इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान दो, ये डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस पूरी कितनी, 4a है।
ये 4a, ये पूरी यहां से यहां तक ये पूरी 4a है, जिसमें से ये a माइनस करो तो क्या बचा 3a, पर ये इसका a और है ना, तो सेंटर से दूरी पूरी, ये यहां से यहां दूरी पूरी कितनी आई 3a प्लस a, ये हो गया बेटा 4a। तो अब ओनली यहां में इजी देखो E1, आप देखिए इस गोलीय कोष का ये पॉइंट कैसा है, आपको ये देखना है कि बाहर वाला पॉइंट है कि अंदर वाला बिंदु है, बस इतना काम करना है। तो मुझे इसका यहाँ इजी निकालना है, तो आप देखिए P1 क्या है, इसका बाहर का बिंदु, तो आप करो इसको आउट। फिर आते हैं अपन इस पॉइंट पर, तो अब सेकंड वाला ये इस गोलीय कोष के लिए ये बिंदु कहाँ अंदर है कि बाहर, इसके अंदर है ना भी, तो लिखो इसको इन। अभी हमने पढ़ा था कि गोलीय कोष के अंदर खुद की कण E कितना होता है 0, हटा दो उसको, बचा कौन सा ये, अब ये E1 यानी ओनली इसकी कण यहां पर है, तो आप इस m को यहां मान लो, दूरी इसकी ये है, तो बिंदु द्रव्यमान ने कितना उत्पन्न किया था, या अभी अपन फॉर्मूले पढ़ के आए वो है देखो Gm अपॉन इस दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है देखो 4a का स्क्वायर, तो कर दूंगा 16a स्क्वायर, और दिशा भी देखनी हो तो ये इस तरफ है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का i कैप। पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपन बी पर, वो है P2 पर इसकी नेट तीव्रता, तो उसको लिखता हूं फिर कौन सा Eg बराबर फिर वापस कितना E1 प्लस E2, पहले इस तरह से लिख लो इसको। अब विचार करो पॉइंट कहां है, देखो यहां है, ये जो पॉइंट है इसके भी बाहर की तरफ है, इसके भी बाहर की तरफ है, तो दोनों क्या लिखोगे आउट आउट, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये जो पॉइंट है दोनों के बाहर का बिंदु हो गया। अब इसमें देखो भाई अपन यहां इस वाले का फील्ड निकालते हैं, तो इसका E अपने सेंटर की तरफ, बड़े वाले का मास भी आप यहां मानोगे वो भी सेंटर की तरफ है, तो दोनों हैं कैसे समान दिशा में हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब वैल्यू पुट करो, बोलो E1, तो इस बिंदु इस पॉइंट पर आपको इस वाले का, तो आपको अब डिस्टेंस तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी बोलो 4a, ये कितनी बेटा a, तो 4 प्लस a 5 प्लस a कितना 6, तो E1 कितना देखो G, इसका मास है कैपिटल M, तो Gm बाई 6a का स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर आ गया, प्लस अब इस पे निकालना है बड़े वाले का मास कितना कैपिटल M है, उस मास को आप यहां मान लो, और दूरी आपको अब ये यहां से यहां तक ही चाहिएगी, तो 4a प्लस 1 5a उसका स्क्वायर, तो मास तो इसका भी Gm बाई 5a का स्क्वायर, तो कितना 25a स्क्वायर। अब इनको जोड़ दो भाई, तो इसका एलसीएम ले लो, तो पहले हम ऐसे करते हैं बेटे जी कि Gm अपॉन a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब बोलो इसका एलसीएम कितना आया, तो इसको अपन 36 को ऐसे करते हैं 9 इंटू 4, 25 को 4 से गुणा करो 100, 100 इंटू 9 900, तो इसका एलसीएम आया देखो 900 आ गया। अब 36 का भाग दें 25, तो 25 रह गया, भाग दें 25 का फिर 36, ये लो जोड़ दो इसको कितना 61, तो आपका आंसर कितना 61 अपॉन 900 Gm बाई a स्क्वायर, ये लो। अब अगर इसको ढंग से आपने सीख लिया तो ये दोनों क्वेश्चन आपके अब हो जाएंगे। आपको अब मैं यहां पूछता हूं, देखो सबसे पहले कि R लेस देन R1 पर तीव्रता ज्ञात करो, लेस देन R1, ये R1 देखो, इसका मतलब पॉइंट कहां होगा, यहां पर कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट तो इसका भी अंदर वाला पॉइंट है, इसका भी अंदर है, दोनों ही गोलीय कोष है, दोनों का आंतरिक बिंदु है, तो इजी कितना 0 हो गया, तो इसका तो आपका E1 या इस पॉइंट को मैं मान लो यहां कर दूं P पॉइंट, तो EP कितना हुआ 0, बात पहले पड़ी कुछ। अच्छा दूसरा पॉइंट मान लो मैंने यहां ले लिया, अब उसको मैं ये कह रहा हूं ऐसे कि अब R जो है वो R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है, ऐसे आप खुद देखा स्मॉल कैसा R1 से मोर है R2 से छोटा है, तो कहां है यहां पॉइंट है। अब ये पॉइंट देखो इसका तो आउट इसका इन, तो आपको वैसे लिखना पड़ेगा कि E बराबर E1 प्लस E2, तो थोड़ा इसमें स्पेस छोड़ दिया करो, E1 प्लस E2, तो E1 1 का तो कौन सा देखो आउट, 2 का इन, 2 का हो गया इन, तो ये तो 0 हो गया ना, अब ओनली इसको निकालना है, तो Gm अपॉन ओनली उसकी डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ये आपको दे रखी है स्मॉल r, तो ले दो स्मॉल r स्क्वायर बाय s। ऐसे ही यदि आपको पूछा ऐसे C पॉइंट कि R मोर देन R2, R2 से बाहर यानी पॉइंट अब बाहर आ गया इस पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस आपको दी स्मॉल r, अब यहां जो आप फाइंड करोगे तो इसका भी आउट है इसका भी आउट है, और डिस्टेंस कितनी ये स्मॉल r है। अब इसका अपन सॉल्व करेंगे, तो देखें मैं क्या लिखूं, E बराबर E1 प्लस E2,
E1 कितना देखो gm1 बाई r1 स्क्वायर प्लस gm2 बाई r2 स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट है तो इसके लिए भी सेंटर, तो ये तो दूरी आपकी है यानी स्मॉल r, तो इसको भी आप स्मॉल r1 स्क्वायर करेंगे, इसका भी कौन सा स्मॉल r ही करेंगे। मास कितना दोनों का m1 m2, तो ये बन गया। तो इसमें g बाई r स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचा कौन सा m1 प्लस m2। और इसी थीम पर देखो जी मैन ने क्वेश्चन पूछा है, इजी आपको पूछा है, तो ये कह रहा है कि सेंटर से 3a डिस्टेंस पर कितना है। तो देखो ये पॉइंट है, इसका भी आउट इसका भी आउट है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो जी देखो बेटे ई नेट बराबर कौन सा E1 प्लस E2। E1 कितना जी, इसका मास कितना देखो m, इसके दूरी कितनी है 3a का स्क्वायर कितना 9a स्क्वायर प्लस जी इसका मास है 2m, तो आप लिखें 2m अपॉन 9a स्क्वायर, जोड़ दो भाई। तो यहाँ पे gm बाई 9a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो 1 प्लस कितना आया 1 प्लस 2 शेष रह गया क्या, और ये तो वैसे ही जुड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो चाहिए। तो 3gm बाई 9a स्क्वायर, उड़ाओ इसको दिस से, तो ये gm बाई 3a स्क्वायर, ये इसका आंसर बन गया। तो इस तरह से हम लोगों को प्रश्न है वो करने हैं, ठीक है बेटे। तो इस लेक्चर को अपन अब यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।